बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेज़र्स एंड मेजरमेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लेज़र्स के बारे में और लेज़र के ज़रिए से की जाने वाली मेजरमेंट्स के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो लेक्चर का जो बेसिक पार्ट है, जो बुनियादी हिस्सा होगा, वो लेज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में होगा, उनके टाइप्स और उनकी वर्किंग के बारे में होगा। This topic is related to our course, Atomic and Nuclear Physics Lab course, PHY 512, MSc Physics second semester, Spring 2021. So, in this lecture, we will discuss about first of all what is laser, कि लेज़र क्या है, हम उसकी बात करेंगे। फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लेज़र के ऊपर बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेज़र की बात करेंगे, जिसके अंदर शामिल है लाइट एम्पलीफिकेशन, जिसका बेसिक जो बुनियादी पीछे यू कैन से द फिजिकल प्रिंसिपल है, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द स्टिमुलेटेड एमिशन, और स्टिमुलेटेड एमिशन जो है एक्चुअली दिस इज द गाइडेड एमिशन, इसके बारे में सीखेंगे। लाइट ऑसिलेटर है, और ये एक्चुअली डिस्कस ये कनेक्ट विद है कैविटी के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लेजर, के लेजर जो है वो कितने कितने टाइप्स के अवेलेबल है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। गैस लेजर हो सकती है, डाई लेजर, सॉलिड लेजर, लिक्विड लेजर, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर हो सकती हैं। Similarly, at the end we will discuss that how we can measure, you can say draw the measurement by the lasers, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले लेजर के ऊपर बात करते हैं। लेजर इज द एक्रोनाइम ऑफ लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हम सब लोग जानते हैं कि लेजर जो है, जिसका मकसद जो है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। तो नाम से ही जाहिर है कि इस वर्ड के दो बुनियादी पार्ट्स हैं। एक है लाइट एम्पलीफिकेशन, मतलब लाइट का आम इनपुट से आउटपुट के हिसाब से देखा जाए तो इनपुट में लाइट थोड़ी होगी और आउटपुट पे लाइट ज़्यादा होगी। तो लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है हमने, किस नतीजे के तौर पे, स्टिमुलेटेड एमिशन के तौर पे। आने वाली रेडिएशन को हमने स्टिमुलेटेड एमिशन के तौर पे यूज़ करते हुए उसकी लाइट एम्पलीफिकेशन करनी है। तो अमूमी तौर पे देखा गया है कि ये जो दो वर्ड्स हैं, लाइट एम्पलीफिकेशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, ये बुनियादी तौर पे किस तरह से हम अपने सिस्टम्स के अंदर लेके आ सकते हैं और किस तरह ये काम करते हैं। तो और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर इनको हम कंटिन्यूसली चाहते हैं, तो तीसरा हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑप्टिकल ऑसिलेटर है, जिसको हम कैविटी भी कहते हैं। आइए सबसे पहले लाइट एम्पलीफिकेशन के बारे में देखते हैं। लाइट एम्पलीफिकेशन जो है वो बुनियादी तौर पे दो बुनियादी अंसर है, बुनियादी वजूहत है, जिनके हुए बगैर ये काम नहीं मुमकिन। सबसे पहला हिस्सा जो है दैट इज द लाइट पॉपुलेशन इन्वर्जन, और दूसरा हिस्सा जो है वो एक्टिव मटेरियल का है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन और एक्टिव मटेरियल दोनों का होना जरूरी है, अदरवाइज लाइट एम्पलीफिकेशन नहीं हो सकती। एंड स्टिमुलेटेड एमिशन जो है, इसे हम गाइडेड एमिशन भी कहते हैं। और गाइडेड एमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहली बात तो है कि गाइडेड एमिशन होना ज़रूरी है। दूसरी बात जो है कि ये कोहेरेंट होती है, इसलिए इसके ये दो फायदे हैं। इसलिए हम स्टिमुलेटेड एमिशन यूज़ करते हैं, ना कि स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन की ये बुनियादी वजह है। सेकेंडली, थर्डली द ऑप्टिकल ऑसिलेटर। ऑप्टिकल ऑसिलेटर जो है वो कैविटी या रिफ्लेक्टर्स की मदद से बनाया जाता है, जिसके अंदर आप बार बार एक सिस्टम में से फोटॉन्स को गुजारते हैं, और जिसके नतीजे के अंदर एक फ्री रनिंग कंटिन्यूस सिस्टम डेवलप हो जाता है, जो कि बार बार आपको लेजर फराहम करता है। तो किसी भी लेजर को हासिल करने के लिए ये तीन बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, और इनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो इसलिए इन चीज़ों को जानने के लिए आइए सबसे पहले इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो वाई लेजर, बुनियादी सवाल यही है कि हम आम लाइट की बजाय लेजर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देर आर लॉट ऑफ यू कैन से मेजर priorities. First of all,
कि आम जो लाइट होती है उसके अंदर मैनी वेवलेंथ्स होती हैं, जबकि आपकी जो लेज़र है ये मोनोक्रोमेटिक होती है। मीन टू से इसके अंदर बेशुमार डिफरेंट कलर हो सकते हैं, जबकि जो आपकी लेज़र होती है वो एक सिंगल कलर की या फिर आपके पास सिंगल वेवलेंथ की होती है, जबकि यहाँ पे मैनी वेवलेंथ्स होती है। तो ये मल्टी डायरेक्शन हो सकती है, हर डायरेक्शन के अंदर ये लाइट प्रोपोगेट करती है, जबकि जो यूनिडायरेक्शनल है वो लेज़र है सिर्फ। थर्ड वन जो है ये इनकोहेरेंट होती है, मीन टू से कि इनके फेज डिफरेंस जो है, इनके आपस में जो वेव फ्रंट्स होते हैं लाइट के वो उसके वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होते, जबकि आपके पास लेज़र जो है इन सब इसके जो वेव फ्रंट्स डेवलप होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं और इन फेज होते हैं, जबकि आम लाइट के अंदर जो है वो फेज वेव फ्रंट्स एक दूसरे के साथ इन फेज नहीं। तो लेज़र जो है वो कब से डेवलप हो रही है और अब तक क्या क्या हुआ है, आइए आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से काम शुरू हो रहा है 1917 से, और इसने सबसे पहले स्टिमुलेटेड इमिशन का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर 1952 के अंदर टॉन्स गोड ज़ीगर यूएसए के साइंसदान हैं, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मेजर्स पेश किया था जो कि माइक्रोवेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला जो है मेजर्स बनाए गए थे, और मेजर्स का बुनियादी काम जो था वो माइक्रोवेव की एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन करना था। तो ये सबसे पहले जो है ये माइक्रोवेव को यूज करते हुए ये काम किया जाता था। फिर एट द एंड 1954 के अंदर टाउन और उसने डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेजर दी, एंड आफ्टर दैट 1915 के अंदर टाउन और शालो ने प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह माइक्रोवेव जो है इस वेवलेंथ के अंदर ये काम हो सकता है, तो फिर हम आम नजर आने वाली लाइट के साथ ये काम क्यों नहीं कर सकते। तो इस नतीजे के अंदर उन्होंने लेजर को प्रिंसिपल को थ्योराइज करके पेश किया गया था, और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो रूबी सॉलिड लेजर के साथ दी गई थी। और 1961 के अंदर जो है हीलियम नियॉन लेजर जो है गैस लेजर को बनाई गई। 1961 के अंदर जॉनसन एंड नासाओ ने निडोरियम लेजर, इसी तरह से फिर हॉल ने जो है 1962 के अंदर सेमीकंडक्टर लेजर, 1963 के अंदर पटेल ने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर जो है वो डेवलप कर ली थी, और इस तरह से ये लेजर की जो डेवलपमेंट है वो चलती गई। इसी तरह से 1964 के अंदर ब्रिजेस ने आर्गन लेजर आयन लेजर के हिसाब से कर लिया था। इसी तरह से 1966 में ट्यूनेबल 1966 के अंदर आपके पास ट्यूनेबल डाईएमएल, इसी तरह से एक लाइनर हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर एंड अलेक्जेंड्राइट लेजर होगी, एक्सरे लेजर, ये सारी की सारी डेवलपमेंट जो है हिस्टोरिकली हमारी चलती गई है। इन सारी डेवलपमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फिनोमिना भी हो रहे हैं, अकर हो रहे थे, उनको भी रिपोर्ट किया गया, एज वेल एज जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के साथ जो लेजर प्रोड्यूस की जा रही है वो भी डेवलप की जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरह की नेचर के मटेरियल के साथ लोगों ने कोशिश की है कि लेजर प्रोड्यूस की जा सके, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर प्रोड्यूस की भी गई है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि लेज़र प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, और जैसा कि आपने देखा था वो बुनियादी तीन बातें हैं जिनका अंडर होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात थी पॉपुलेशन इन्वर्जन की, दूसरी बात है स्टिमुलेटेड एमिशन की, और तीसरी बात जो है आपके पास वो है ऑप्टिकल ऑसिलेटर। तो आइए सबसे पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करते हैं। पॉपुलेशन से मुराद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, और इन्वर्जन से मुराद उनका उल्ट होना। आम बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस फिगर में अगर आप देखें तो ये तीन लेवल है एनर्जी के दिखाए गए, और जो सबसे कम नीचे वाला लेवल है इसकी एनर्जी थोड़ी है, फिर ऊपर वाले लेवल की एनर्जी ज़्यादा है, और ऊपर सबसे ऊपर वाले लेवल की एनर्जी सबसे हाईएस्ट। अमूमी तौर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो कोशिश करते हैं कि खुद को मिनिमम एनर्जी लेवल पे लेके जाए, मिनिमाइज करें अपनी एनर्जी को। फिर स्टेट्स फिल होने की वजह से कुछ जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो फिर हाई स्टेट के अंदर जाते हैं, और जो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन अगर रह जाते हैं तो वो फिर हाईएस्ट एनर्जी को ऑक्यूपाई करते हैं। अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करें तो ज़्यादा तादाद लोअर एनर्जी लेवल पे है, और सबसे कम तादाद जो है हाईएस्ट एनर्जी लेवल के ऊपर है। तो इसको हम आमतौर पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल पॉपुलेशन कहते हैं।
अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है हाई एनर्जी लेवल में ज़्यादा हो जाए और लो एनर्जी लेवल में कम हो जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको हम इसकी इन्वर्जन कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि दिस इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन, जिसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय उससे उल्ट काम कर रहे हैं। लो एनर्जी लेवल में कम है इलेक्ट्रॉन, जबकि हाई एनर्जी लेवल में ज़्यादा आ चुके हैं, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। So population inversion is the process of achieving greater population of higher energy state as compared to the lower energy state. The population inversion is technique is mainly used for the light amplification. The population is required for the laser operation. अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसी पॉपुलेशन को एक ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन को कर सकते हैं। आप सब लोगों ने जानते हैं कि जो आमतौर पे हमारी जो थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोल्ट्जमैन लॉ के ज़रिए से होती है, और ये एन आई इज बेसिकली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन नॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है जो कि थर्मल के टी जो है दैट इज द थर्मल एनर्जी। तो ये बता रहा है कि किस तरह से इसकी रेशियो दी गई है थर्मल एनर्जी के रेशियो के मुताबिक। तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट ई नॉट, और ये आपके पास E1 है, E2 है, तो सो ऑन। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पास एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो बार्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन को, और वाई एक्स एक्सिस के ऊपर की वैल्यूज को। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा है, जिसका मतलब है पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो कम है, और इसका मतलब है कि पॉपुलेशन कम हो चुकी है, और साथ साथ एनर्जी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एनर्जी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है। तो इसको हम अमूमी तौर पे कहते हैं कि ये आपके पास एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन इन्वर्जन की, और इसके अंदर इस तरह से हम लोकेट करते हैं। बट अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, ये आमतौर पे इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ऐसा होता है। अगर हम किसी एक नॉन इक्विलिब्रियम मेथड के जरिए से इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर दें और हमारे एनर्जी स्टेट किसी भी एनर्जी स्टेट के अंदर आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन की तादाद इस ट्रेंड से अवे हो जाए, तो हम इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं नॉन इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन द लेवल 2 एंड 1। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आपके पास ये पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क दिखाई दिया जा सकता है। तो इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन। आइए अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है? सबसे पहले हम आम एमिशन को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एनर्जी है और आप सब लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में तब मूव करते हैं मीन टू से एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट के अंदर, अगर उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो एक एनर्जी गैप को फिल कर सके। यू कैन से कि उनका अगर आपके पास इंसिडेंट एनर्जी जो है वो अगर एक एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाई स्टेट में चले गए। या एनर्जी डिफरेंस जो है इनके बराबर होगा तो ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा और हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद एक ख़ास टाइम के बाद, जिसको हम जो है एक्साइटेशन कहते हैं, आफ्टर द डी एक्साइटेशन ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं। तो इस मकसद में अगर देखा जाए तो जितनी एनर्जी हमने सिस्टम को दी थी, ऑलमोस्ट हमारे पास उतनी ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन जो है वो वापस हो जाती है, और इसके नतीजे के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा से डी एक्साइट हो जाता है। इस तरह की जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है इसको हम कहते हैं कि ये आपके तौर पे ये स्पॉन्टेनियस होती है। ऐसी इमिशन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ब खुद डी एक्साइट होता है या एटम होता है, और डी एक्साइट हो तो हम उसे स्पॉन्टेनियस मिशन कहते हैं। और ये जो स्पॉन्टेनियस मिशन है और इसके अंदर जो फोटोन निकलते हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में किसी भी जो है फेज के साथ निकल सकते हैं।
जबकि अगर एक ऐसी मिशन जिसके अंदर आप एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को खुद जो है फोटॉन के जरिए से गाइड करें, और ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये फोटॉन इसके साथ इंटरेक्ट करते हुए इनकी परटर्बेशन करे, मीन टू से इंटरेक्ट करे और उसको ऑक्सीलेट करवाते हुए डी एक्साइट कर दे, तो इस तरह की जो मिशन है इसको हम स्टिमुलेटेड मिशन या फिर गाइडेड मिशन कहते हैं। अब एक बात नोट करेंगे कि जिस फेज का और जिस डायरेक्शन का फोटोन आपने एंटर किया है उसी ही डायरेक्शन के अंदर आपको इनपुट और आउटपुट दोनों में कोई फर्क वाक़ई तौर पे दिखाई नहीं दे रहा। ये एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हम स्टिमुलेटेड एमिशन या फिर गाइडेड एमिशन को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन और आउटपुट फोटोन जो है वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों के दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के साथ जो है वो इजीली गाइडेड कर रहे हैं। सो इन दिस वे यू कैन से दैट कि आपके पास जो है ये फोटोन दोनों ही एक दूसरे के साथ इन फेज है। आप इन फेज किस तरह से कह सकते हैं कि आप देखें तो इस फोटोन को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी एक वेव को रिप्रेजेंटेशन की है ताकि हम फेज का डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर सकें। तो वेरी सिंपल, आप इसका अगर एक का क्रस्ट है तो दूसरे का टर्फ है, इसी तरह एक का क्रस्ट है दूसरे का भी क्रस्ट है, तो इसका क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर है एग्जैक्टली और टर्फ टर्फ के ऊपर है, विच शोज दैट कि इनके अंदर किसी किस्म का कोई भी डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि द टू फोटॉन्स आर इन फेज टू ईच अदर, और इसे हम स्टिमुलेटेड एमिशन के तौर पे कहेंगे। ठीक है जी। अब आपने अपने निकलने वाली जो लाइट है जो कि एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से होगी, अगर आप उसको प्रॉपरली गाइड करना चाहते हैं तो स्टिमुलेटेड एमिशन इज द बेस्ट ऑप्शन एज कंपेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन, बिकॉज स्पॉन्टेनियस में एमिशन से निकलने वाला जो फोटोन है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, इसके अंदर जो है ये डायरेक्शन भी नहीं पता लग रही, तो इन द इट कुड बी अनडिटरमिनेट, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास जो है ये आपकी एम्पलीफिकेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इसको स्टिमुलेटेड एमिशन यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। Now we are able to understand that what is the microscopic view of the laser system। क्या इसमें होता क्या है लेजर सिस्टम के अंदर। तो लेजर सिस्टम के हमने बेसिकली तीन एग्जांपल जो है लिए हुए हैं। एक है जी 2 लेवल लेजर सिस्टम, एक है 3 लेवल लेजर सिस्टम और एक होता है जी 4 लेवल लेजर सिस्टम। आइए हम सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी तरीके से हम दो लेवल के दरमियान लेजिंग एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर जो है क्या वो 3 लेवल लेवल में हो सकता है या फिर 4 लेवल रिक्वायर है। तो आइए सबसे पहले हम 2 लेवल लेजर सिस्टम की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 लेवल लेजर सिस्टम अवेलेबल है, N1 और N2 और E1 और E2। अब हो क्या रहा है कि E1 इज द फर्स्ट एनर्जी स्टेट एंड E2 इज द सेकंड एनर्जी स्टेट, और N1 जो है दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट एनर्जी स्टेट। तो याद रखिएगा कि ये नंबर ऑफ एटम्स की बात भी हो सकती है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात भी हो सकती है। इसी तरह से N2 जो है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स है इन द सेकंड एनर्जी स्टेट, और इसके मुताबिक हम इसको यूज कर रहे हैं। And this is basically the pumping. This is the pumping of the electrons, and ये pumping का क्या मकसद है? The pumping is basically the external source of energy which is given to the first energy states atoms or electrons to excite them from energy 1 to energy 2। तो हम पंप करने की कोशिश करेंगे और इस पंपिंग के नतीजे के अंदर ये एटम जो है वो किसी ना किसी तरीके से हम हायर एनर्जी स्टेट के अंदर भेजने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट कि हम अगर हमें लेजर सिस्टम चाहिए बाय टू लेवल लेजर सिस्टम, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो एटम्स हैं वो उनकी तादाद N2 में ज़्यादा हो और N1 में कम हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट नो इंटरमीडिएट स्टेट, नो मेटास्टेबल स्टेट एंड नो पॉपुलेशन इन्वर्जन विल बी कैरिड आउट बिकॉज ऑफ दैट। इसकी इम्पोर्टेंट वजह क्या है कि हम अगर वाकई ही चाहते हैं कि आपके पास
N2 की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाए N1 के अंदर, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पम्प मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अपर स्टेट। बट ये अपर स्टेट में नहीं लाए जाते बिकॉज जितनी रेशो से ये ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं उतनी ही रेशो से ये नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट स्टेट्स हो जहाँ पे हम उन सबको गैदर कर सकें। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेट जो है इज कॉल्ड दी मेटास्टेबल स्टेट। तो ये मेटास्टेबल स्टेट जो है होनी ज़रूरी है पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए, और जो कि यहाँ पे नहीं मौजूद, इसलिए यहाँ पे लेजिंग एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। आइए देखें अब हम किस तरह से थ्री लेवल लेवल सिस्टम के अंदर ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दिस गोल्डन जो है बॉल्स, यू कैन से द सर्कल्स आर शोइंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड द ब्लू वन आर कॉल्ड दी फोटॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास तीन लेवल सिस्टम दिखाया गया है पहले पार्ट में, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। यहाँ पे E1 जो है दैट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और इसकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन मैक्सिमम है। फिर ये तीन हो जाते हैं, यहाँ पे पांच थे, फिर तीन थे, फिर दो थे। ये बता रहा है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाहर से एक्सटर्नल फोटॉन्स एंटर करते हैं जिनका एनर्जी डिफरेंस जो है E1 और E3 के बराबर है। तो क्या होगा, आपके ये ब्लू वाले फोटॉन जो हैं ये इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करते हैं और हाई एनर्जी स्टेट के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे तीन फोटॉन्स अगर खराब हुए तो ऊपर 5 वैल्यू होगी, यहाँ पे तीन की तीन, यहाँ पे 2 है। आप देखें तो अब जो है यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ चुकी हुई है कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली स्कीम लग रही है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होते ही ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये किसी तरीके से हमारे पास किसी इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर आ जाए और उसमें कैप्चर हो जाए ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसको हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया है। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होने के लिए ज़रूरी जो है वो ये है कि आपके ये इलेक्ट्रॉन जो हैं या तो डायरेक्टली सेकंड स्टेट में जा सकते हैं या फिर नॉन रेडिएटिव एमिशन के ज़रिए से भी ये जा सकते हैं। तो हमने कल भी बात की थी कि किसी भी एक्साइटेड एटम को डी एक्साइट करने के दो तरीके हैं, एक है रेडिएटिव मेथड और एक है नॉन रेडिएटिव मेथड। रेडिएटिव मेथड के अंदर वो रोशनी का अखराज करता है, जबकि आपके पास नॉन रेडिएटिव मेथड के अंदर जो है वो एक दूसरे से कोलिजन्स करके एक दूसरे से जो है एनर्जी दे के तब भी वो लो एनर्जी लेवल में जा सकता है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होते ही अगर ये आपके पास जो है किसी तरीके से नॉन रेडिएटिव मिशन करके मिडल स्टेट के अंदर चले जाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू E1 एंड E3, जिसे हम कह सकते हैं कि दिस इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट। ये वो स्टेट है जिसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन हमने करवा दी है। अब इस स्टेट से E1 पे जब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं एक साथ डी एक्साइट होंगे तो आपको एक साथ इस हिसाब से नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलेंगे। अगर आप इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर मैं एक फोटोन बाहर से एंटर करता हूँ तो उसके नतीजे के अंदर मुझे 7 और नए फोटॉन्स मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द लाइट एम्पलीफिकेशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन इनमें से पॉसिबिलिटी है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन कर जाएं, जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सारे के सारे वो स्टिमुलेटेड एमिशन के जरिए से खुद को मिट करने की कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे के अंदर वी गॉट दी मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, और इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहेंगे एंड दिस विल बी आवर लेजर सिस्टम। इसी तरह से फोर लेवल लेजर भी क्या हम बना सकते हैं। यस, फोर लेवल लेजर इज आल्सो वर्किंग, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है इन फोर एनर्जी स्टेट्स के दरमियान, जिस तरह पहले हमने थ्री लेवल लेजर सिस्टम पढ़ा था। फिर आफ्टर दैट जो है हम इनको अगर एनर्जी देते हैं तो ये E4 स्टेट में चले जाते हैं, एंड देन दे फाउंड सम इंटरमीडिएट स्टेट जहाँ पे ये ज़्यादा देर के लिए स्टे करे, जिसे हम मेटास्टेबल स्टेट कह सकते हैं। वो नॉन रेडिएटिव मिशन के जरिए से E3 स्टेट के अंदर आ जाते हैं। आफ्टर दैट
आप जो है E2 में भी ये जा सकते हो और E1 में भी जा सकते हैं, बट इनकी पॉपुलेशन एनर्जन स्कीम सबसे ज़्यादा किसमें है, E1 और E3 के लिहाज से। तो उसके मुताबिक जो है अगर आप गौर करें यहाँ पे फोर्थ वाले हिस्से के अंदर, तो यहाँ पे ये जो है कुछ E2 के अंदर एक्साइट डीएक्साइट हो रहे हैं, जबकि कुछ जो है वो E1 के अंदर हो रहे हैं। तो कुछ जो होंगे आपके पास पॉपुलेशन एनर्जन स्कीम जैसे एक फुलफिल होगी, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डीएक्साइट हो जाएंगे और इन द सेकंड फेज ऑफ दैट, तो ये आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन आ जाएगी। और ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है ये आपको गाइडेड नंबर ऑफ फोटॉन्स दे देंगे, जिसके नतीजे के अंदर आपका लेजरिंग एक्शन परफॉर्म हो जाता है। आप इसमें सोच रहे होंगे कि कुछ जगहों पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं, कुछ जगहों पर स्टिमुलेटेड एमिशन कर रहे हैं, कुछ जगहों पे नॉन रेडिएटिव एमिशन कर रहे हैं। ये किस तरह से हो रहा है? ऑब्वियसली हर चीज़ जो है हमारे प्री प्लान के मुताबिक नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। इसके लिए हमें डिफरेंट मटेरियल्स को चूज़ करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कौन सी फुलफिलिंग कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, किस रेंज के अंदर हो रही हैं, किस एनर्जी के लिए हो रही हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर, टाइप एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। तो ये सारी चीज़ें उन पे डिपेंडेंट हैं। लेज़र कंपोनेंट्स के वाले से बात करें कि आपका ये जो सारा काम हम कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन और ये सारा कुछ हो रहा है, ये किधर हो रहा है? अगर आप इस ज्योमेट्री के अंदर देखें तो ये सारा कुछ जो है हमारे इस एक्टिव मीडियम के अंदर हो रहा है, जिसको हम लेजिंग मीडियम भी कहते हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर परफॉर्म हो रहा है, जबकि ये जो पंपिंग मैकेनिज्म है ये हमारा एक्साइटेशन मैकेनिज्म होगा और यहाँ से पंपिंग हो रही है। और जो भी एनर्जी इनको इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या इन द फॉर्म ऑफ अदर सोर्स ऑफ एनर्जी दी जा रही है, उसके अंदर जो फोटॉन्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन लाइट्स या रेज जो है निकल रहे हैं, और ये रिफ्लेक्टर जो है लगे हुए हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं इनकी आउटपुट को ऊपर। तो इस तरह से ये जो है हमारा लेजर कंपोनेंट्स जो है वो डेवलप होते हैं। ये जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है ये आपके पास ये रिफ्लेक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं लाइट को और उनको एक जगह से दूसरी जगह रेजोनेट कराते जाते हैं। फिर आपके पास जो फोटोन होते हैं वो कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन करते जाते हैं, इसलिए हम इसको रेजोनेटर या ऑसिलेटर बोलते हैं। एक्चुअली लेजर जो है वो एक ऑप्टिकल ऑसिलेटर है जिसके अंदर फोटोन जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और फिर टू एंड फ्रो मोशन के जरिए से अंदर मौजूद जो एक्टिव मीडियम है उसको डील करते हैं उसकी मोशन के साथ। So here is also the reflection is almost you can say the 99.99% on that। तो होता क्या है कि जैसे ही पंपिंग मैकेनिज्म के ज़रिए से हम एक्साइटेशन या मेटास्टेट हासिल कर लेते हैं, तो उसके नतीजे के अंदर जो फोटॉन्स एमिट होते हैं, तो ये एमिटेड फोटॉन ही एज़ अ सर्कल के तौर पे फीडबैक के तौर पे चलाए जाते हैं, जिसके नतीजे के अंदर आपको बाहर से कंटिन्यूअसली एनर्जी देने की ज़रूरत एज़ सच नहीं रहती। तो जिसके नतीजे के अंदर थोड़ी देर के लिए जो है हमारे पास ये फ्री रनिंग सिस्टम डेवलप कर लिया जाता है और जिसके नतीजे के अंदर हम एक पंपिंग मैकेनिज्म से इनफ लेजर जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर हमने इसको कंटिन्यूअसली काम करना है तो ऑब्वियसली हमें पंपिंग देनी होगी और पंपिंग के लिए हम जो है वो फिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। आपने छोटे होते से एक हीलियम नियॉन लेजर से खेला हुआ है और हीलियम नियॉन लेज़र को मैं पंप करने का जो तरीका था वो आपके पास इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड थे, तो वो उससे किया जाता था। तो इसी तरह से डिफरेंट मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हैं जो कि आपको लेज़र देते हैं एज़ अ आउटपुट के तौर पे। तो हियर इज़ आवर चार्ट जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की लेज़र्स वगैरह दी गई हैं, जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। सबसे पहले है जी टाइप ऑफ लेज़र, तो ये डोप्ड इंसुलेटर सॉलिड स्टेट लेज़र है जी, गैस लेज़र है, मॉलिक्यूलर गैस लेज़र और सेमीकंडक्टर लेज़र की एग्ज़ाम्पल है। इसमें एक्टिव मटेरियल कौन-सा है? यट्रियम, एल्यूमीनियम, गार्नेट है इसके अंदर। और हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर जो है मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन इन रेशियो 10/1। इसी तरह से ये 10/15 और 15/1 भी हो सकती है, उसी सेंस के अंदर आप ले सकते हैं। 10 हिस्से इसके हैं तो 85-15 की भी रेशियो ली जाती है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर गैस लेज़र के अंदर अगर देखें तो फिर CO2, नाइट्रोजन, हीलियम लेज़र ये सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर लेज़र की तरफ देखें तो ये आपके पास पीएन जंक्शन डायोड जो है, ये वाली लेज़र इस्तेमाल की जा सकती है।
होती है। इसका जो एक्टिव सेंटर है वो निडोनियम है, आयन्स हैं, इसी तरह इसका नियॉन है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसका है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है। इसके अंदर कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है पंपिंग के हवाले से, तो हर एक लेज़र के अंदर डिफरेंट मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं। पंपिंग क्या है? एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी फ्राहम करना एक्टिव मीडियम को ताकि वो एक्साइटेशन स्टेट में जा सके। तो उस हवाले से देखें तो ऑप्टिकल पंपिंग इस्तेमाल होगी किसके अंदर? सॉलिड स्टेट लेज़र के अंदर। गैस लेज़र किस पंपिंग किसमें इस्तेमाल होती है? इलेक्ट्रिकल पंपिंग इस्तेमाल होती है इसके अंदर। गैस लेज़र में हमेशा इलेक्ट्रिकल पंपिंग इस्तेमाल होती है। इसी तरह से जो और यू कैन से या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड इस्तेमाल होते हैं गैस लेज़र के अंदर। जबकि आपके पास जो सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर डायरेक्ट पंपिंग है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक्स-रेज़ की फॉर्म में भी आप एनर्जी दे सकते हैं। इसी तरह से हीट की फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इसी तरह से ऑप्टिकल रेज़ोनेटर जो है, यस, इनके अंदर जो है वो एंड्स ऑफ द रॉड पॉलिश्ड विद द सिल्वर और टू मिरर, वन ऑफ देम इज़ द टोटली रिफ्लेक्टेड एंड होते हैं। पेयर्स ऑफ द कनकेव मिरर्स होते हैं यहाँ पे हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर। मेटालिक मिरर्स होते हैं गोल्ड या फिर सिलिकॉन मिरर्स होते हैं। एंड द पीएन जंक्शन ऑफ द डायोड जो है वो पॉलिश कर लिए जाते हैं जो एंड पे मटेरियल लगे होते हैं और यू कैन से कॉन्टैक्ट लगे होते हैं वो पॉलिश होते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें बताती हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र जो है वो इस तरह से डिफरेंटली कैटेगराइज और उनकी फंक्शनिंग होती है। आइए एक लेज़र सिस्टम को समझने की हम कोशिश करते हैं जिसके अंदर आपके पास जो है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके कि ये किस तरह से काम कर सकता है। तो ये आपके पास सामने जो है एक लेज़िंग सिस्टम डेवलप है और आप देख सकते हैं कि ये आपके पास वो लेज़िंग मटेरियल है जिसके अंदर हम पंपिंग करवाना चाहते हैं, जिसे हम गेन मीडियम कह रहे हैं, रोबी सिस्टम, और ये एटम्स हैं इसके। ये लेज़िंग मटेरियल है और ये मिरर अप्लाई कर दिया हमने। तो ये एक्चुअली बेसिकली द रूबी जो है लेज़र क्रिस्टल्स वगैरह जो हैं ये एग्जांपल हैं सॉलिड स्टेट लेज़र की। तो ये लैंप है जो कि ऑप्टिकल पंपिंग करवाएगा। आप जैसे ही लैंप को चलाएंगे तो इसके नतीजे के अंदर फोटॉन्स एमिट होंगे जो इन एटम्स को एक्साइट करते हैं, जिसके नतीजे के अंदर फिर ये डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होगा, मेटास्टेबल स्टेट अचीव होगी और ये ज़ीनॉन ट्यूब है जो कि प्रोड्यूस कर रही है इन सारी चीज़ों। तो ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, जिसके नतीजे के अंदर पंपिंग कंप्लीट होती है। और जब इलेक्ट्रॉन डिके करते हैं टू लोअर एनर्जी लेवल इट्स एमिट फोटॉन। और हमने इन फोटॉन्स को कंट्रोल करना है कि एक वेवलेंथ होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक फेज होना चाहिए। तो फिर आप कह सकते हैं कि आपने लेजर प्रोड्यूस करवा दी। और लाइट जो है वो बाउंस बैक फोर्थ बिटवीन द मिरर पासिंग थ्रू द गेन मीडियम एंड बीइंग एम्पलीफाइड ईच टाइम। तो ये टू एंड फ्रो मोशन जो है फोटॉन्स की चलती रहती है, इसीलिए हम इसको ऑप्टिकल ऑसिलेटर कहते हैं। जब आपका एक मिरर एक साइड पे पार्शली जो है वो फील्ड रिफ्लेक्टर होता है तो वहाँ से ये लाइट एक साथ जब निकलती है तो इट इज कॉल्ड दी लेजर लाइट। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये इस तरह से बिहेव करेगा। तो इन दिस वे हम अगर लेज़र की मेजरमेंट्स की बात करें तो लेज़र की बेशुमार मेजरमेंट्स हैं जिनमें हम उसकी जो है वो लेंथ विड्थ हाइट वॉल्यूम एरिया ये सारा कुछ जो है हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थिकनेस मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेज़र लाइट को आप शाइन करवाएं सैंपल के ऊपर उसकी थिकनेस भी मेजर की जा सकती है। आप लेज़र जो है इंस्ट्रूमेंट या गैजेट्स डिफरेंटली हैं जो कि डिफरेंट जगहों की मेजरमेंट्स के लिए इवन दो के वॉल्यूम मेजरमेंट लेंथ विड्थ हाइट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारा कुछ इसमें है। इन द सेम वे मेजरिंग टेक्निक्स फॉर द लेजर, तो यहाँ पे आप जो है वो ट्रायंगल मेथड को यूज़ करते हुए भी लेजर की जो स्पेसर हैं या फिर उनकी थिकनेस वगैरह है उनको भी मेजर कर सकते हैं।
और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के ज़रिए से आप बता सकते हैं कि कितना फ़र्क आया है और इसके डिफरेंस को हम नोट कर सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे आप जो है वो इंटरफेरेंस मेथड के ज़रिए से भी दो चीज़ों के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं और इसके मुताबिक जो है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम डायफ्रैक्शन के ज़रिए से किस तरह से डायफ्रैक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे और मेजरमेंट्स बाय डायफ्रैक्शन क्या है और डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लेज़र लाइट बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और सीखेंगे कि डायफ्रैक्शन क्या है और फिर हम डायफ्रैक्शन को यूज़ करते हुए लेज़र की वेवलेंथ को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या कोई डिस्कशन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने सारे सवाल जो हैं इन सबको डिस्कस कर सकते हैं। और तो मैं अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।